ओके, सो चैप्टर 3 एक्सरसाइज फिजियोलॉजी में बात करेंगे वेट ट्रेनिंग, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग मीन्स वेट ट्रेनिंग का क्या इम्पैक्ट होता है कार्डियोवेस्कुलर पे। अभी हमने इससे पहले पढ़ा था कि कार्डियो ट्रेनिंग करने से कार्डियोवेस्कुलर पे क्या इफेक्ट होता है और कार्डियो ट्रेनिंग करने से मसल्स पे क्या इफेक्ट होता है। तो बहुत सारे पॉजिटिव इफेक्ट्स हमने पढ़े थे। अब हम यहाँ बात करेंगे कि वेट ट्रेनिंग करने से आपके कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम पे क्या इम्पैक्ट होता है, कोई इम्प्रूवमेंट होती है। तो जस्ट ये चैप्टर देखिए, सिर्फ एक पैराग्राफ का चैप्टर है और इसकी पहली लाइन बता देती है हाई इंटेंसिटी रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, मतलब हाई इंटेंसिटी की वेट ट्रेनिंग भी अगर आप करते हो, हैवी वेट ट्रेनिंग करते हो, प्रोड्यूसेस मिनिमल टू नो इम्प्रूवमेंट आपके कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम पर, आपके हार्ट रेट पे, हार्ट पे, ऑक्सीजन लंग्स पे मिनिमल टू नो कोई इम्प्रूवमेंट नहीं करता। तो आप जितनी भी अच्छी वेट ट्रेनिंग करते हो, जितने भी बॉडी बिल्डर लेवल के लोग होते हैं, इन सब के मसल्स तो स्ट्रांग हो रहे हैं लेकिन कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम स्ट्रांग नहीं हो पाता, क्योंकि जो वेट ट्रेनिंग है वो मसल्स पे ही काम करती है, कार्डियो पे काम नहीं करती, आपके हार्ट पे, लंग्स पे काम नहीं करती। तो सिंपली जो आपकी वेट ट्रेनिंग है उससे कोई भी इम्प्रूवमेंट आपके कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम पे नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर 4 मस्कुलर अडेप्टेशन, कि वेट ट्रेनिंग करने से मसल्स पे क्या अडेप्टेशन होती है, क्या इफेक्ट्स होते हैं। तो मस्कुलर अडेप्टेशन में ना सबसे पहले कुछ तो हमें पता ही है, मसल स्ट्रांग होता है, स्ट्रेंथ आती है, साइज बढ़ता है, पर उससे पहले जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है दैट इज न्यूरोलॉजिकल फैक्टर, नर्व्स। न्यूरोलॉजिकल, आपके ब्रेन से नर्व्स आती हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, फिर सेंट्रल नर्वस से पेरिफेरल नर्वस सिस्टम आपके मसल्स में आते हैं। ये नर्व्स ही बेसिकली आपके मसल्स तक मैसेज लेके आती हैं, मैसेज लेके जाती हैं। तो जो न्यूरोलॉजिकल फैक्टर है, अगर आपकी नर्व्स अच्छे से काम करती है तो आपकी बॉडी अच्छे से काम करती है। तो सबसे पहले न्यूरोलॉजिकल फैक्टर्स में कहता है कि न्यूरोलॉजिकल फैक्टर्स इम्प्रूव होते हैं, अच्छे होते हैं। मीन्स आपका जो नर्वस सिस्टम है, जो नर्व्स कनेक्टिंग टू द बॉडी और मसल्स, ये सारी इम्प्रूव होती हैं, अच्छी होती हैं। ज़्यादा बेटर नर्व्स होने से ज़्यादा साइकोलॉजिकली आप फिट रहते हो, मेंटली हेल्दी रहते हो, ज़्यादा अच्छे से आपके मैसेजेस आते जाते हैं मसल्स में। ठीक है, नर्व स्ट्रांग होनी बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये एक फैक्टर है जो कार्डियो में नहीं है इतना, बट वेट ट्रेनिंग में, वेट ट्रेनिंग इस चीज़ को हेल्प करती है, आपके नर्वस सिस्टम्स को, आपके न्यूरोलॉजिकल फैक्टर्स को इम्प्रूव करती है। ज़्यादा न्यूरो जंक्शंस, ज़्यादा अच्छी नर्व, ये सारा काम वेट ट्रेनिंग से होता है। नेक्स्ट पॉइंट, मसल हाइपरट्रॉफी। वेट ट्रेनिंग करने से हाइपरट्रॉफी मीन्स इंक्रीज इन द साइज, साइज बड़ा होता है, मसल के साइज इंक्रीज करता है। तो ये डेफिनेटली कैसे करता है, मसल के साइज के इंक्रीज करने का तरीका क्या होता है, जैसे आपको बताया सेल्स। सबसे पहले तो ये सेल जो काम कर रहा है, जब वो ज़्यादा काम करते हो, आप जब वेट ट्रेनिंग करते हो तो ब्रेन उसको मैसेज देता है कि यार आपको ज़्यादा काम करना पड़ रहा है, आप अपना साइज़ बढ़ाओ, तो आप ज़्यादा न्यूट्रिशन खाओ। तो ब्रेन न्यूट्रिशन को, ज़्यादा जो हमने खाया हुआ न्यूट्रिशन है, उन मसल्स में डाइवर्ट करता है जहाँ पे आप ट्रेन करते हो, जहाँ पे ट्रेनिंग करते हो। उन मसल्स की तरफ ज़्यादा न्यूट्रिशन जाएगा, वो मसल सेल्स ज़्यादा न्यूट्रिशन खाएंगे तो मसल सेल्स का साइज़ बढ़ेगा, साइज़ बढ़ जाता है। बट साइज़ एक लेवल तक ही बढ़ता है, आपके जो सेल्स का साइज़ है वो एक लेवल तक बढ़ सकता है। मतलब साइज़ ऐसा नहीं कि बढ़ता बढ़ता एक ही साइज़ ऐसे बढ़ता रहेगा, वो साइज़ एक लेवल तक बढ़ता है। उसके बाद मसल या सेल अपने आप को डिवाइड कर देते हैं, एक लेवल के बाद वो अपने आप को डिवाइड कर देते हैं, तो नंबर ऑफ सेल बढ़ जाते हैं। पहले वो साइज़ बढ़ाता है, साइज़ बढ़ने के बाद नंबर ऑफ सेल्स बढ़ जाते हैं। तो पहले अगर 100 सेल से 200 सेल हो जाएंगे, 200 से 400 हो जाएंगे, 400 से 800 होंगे, समझ रहे हो। इस तरह से आपके मसल्स के अंदर ज़्यादा नंबर ऑफ मोर सेल्स आ जाते हैं। तो ये दो फैक्टर्स की वजह से आपके मसल का साइज बढ़ता रहता है। ठीक है, इंक्रीज इन द सेल साइज, और उसके बाद उसका डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, डिवाइड हो जाते हैं, नंबर ऑफ सेल्स ज़्यादा हो जाते हैं। फिर मसल के अंदर एक मसल्स के बीच में भी एक छोटा लिक्विड होता है, उससे कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं, वो भी स्ट्रॉन्ग होते हैं। वो लिक्विड, कनेक्टिव टिश्यूज़, वो सब चीज़ें ज़्यादा अच्छी स्ट्रॉन्ग और ज़्यादा होती हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं मसल के साइज़ में ऐड ऑन दिखाती है कि मसल का साइज़ बढ़ रहा है। तो हाइपरट्रॉफी होती है, यस। मसल फाइबर अडेप्टेशन, आप जिस तरह की ट्रेनिंग करते हो वेट ट्रेनिंग, वैसा ही मसल फाइबर अडेप्ट कर लेता है अपने आप को।
उसी तरीके से अगर आप स्ट्रेंथ में करोगे तो ज़्यादा ताकत आनी शुरू हो जाएगी, हाइपरट्रॉफी करोगे तो हाइपरट्रॉफी साइज इंक्रीज करेगा, तो वो अडेप्टेशन करता है। मसल में स्ट्रेंथ और साइज तो बढ़ता ही बढ़ता है वेट ट्रेनिंग से। इसके साथ साथ जो इसके लिगामेंट्स और टेंडेंट्स हैं हमारी बॉडी में, जो कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं, लिगामेंट्स एंड टेंडेंट्स, वो भी स्ट्रॉन्ग होने शुरू होते हैं। ठीक है ना, आप जितना ज़्यादा हैवी वेट उठाओगे धीरे धीरे आपके लिगामेंट्स और टेंडेंट्स भी स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो ये भी काम वेट ट्रेनिंग से होता है, जो कि हमारा कार्डियो में नहीं है, वेट ट्रेनिंग में आपके लिगामेंट्स टेंडेंट्स स्ट्रॉन्ग करना। और बोन डेंसिटी, हड्डियाँ मजबूत करता है। वेट ट्रेनिंग और कार्डियो दोनों से ही हड्डियाँ मजबूत होती है, बोन डेंसिटी बढ़ती है। तो फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशंस क्या है मस्कुलर सिस्टम के, नेक्स्ट पेज पे डायग्राम में देखो क्या क्या इंक्रीज हो रहा है। स्ट्रेंथ, पावर, साइज, लिगामेंट, टेंडेंट्स, स्ट्रेंथ, फैट फ्री मास, मास जो है फैट फ्री होता है। कहीं ना कहीं वेट ट्रेनिंग से भी फैट रिड्यूस होता है, लेकिन अच्छे लेवल की वेट ट्रेनिंग से। अच्छे लेवल की वेट ट्रेनिंग करते हो तो फैट से भी एनर्जी बनती है। एंड न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन कह लो या न्यूरल रिक्रूटमेंट्स कह लो। सो गाइज, वेट ट्रेनिंग से क्या एडवांटेज है? सिर्फ मसल्स को ही एडवांटेजेस है, मसल्स को, कनेक्टिव टिश्यूज़ को, बोन को, ठीक है, और आपके नर्वस सिस्टम को, न्यूरोलॉजिकल फैक्टर्स को। और वेट और कार्डियो ट्रेनिंग से आपके कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को, हार्ट को, ब्लड को, ऑक्सीजन लेवल, लंग्स को, मसल्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रियाज, जो आपके सेल्स के माइटोकॉन्ड्रियाज है वो बढ़ जाते हैं, तो आपका मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाता है, मेटाबॉलिज्म अच्छा हो जाता है। ये सारे इफेक्ट्स कार्डियो देता है। तो कहीं ना कहीं कॉम्बिनेशन ऑफ कार्डियो एंड वेट ट्रेनिंग होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि सिर्फ वेट ट्रेनिंग करें या सिर्फ कार्डियो करें, क्योंकि दोनों के अपने इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं। ठीक है ना, कार्डियो के तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, कार्डियो तो डेफिनेटली आपको रखना ही चाहिए अपनी ट्रेनिंग के अंदर, और वेट ट्रेनिंग से भी ये इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जो है वो मिलते हैं। सो ये इफेक्ट्स एक्सरसाइज के हमारी बॉडी में, हमारे सिस्टम्स पे होते हैं। हमने कार्डियो और वेट ट्रेनिंग का देखा है। नेक्स्ट चैप्टर बोलते हैं फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी से क्या इफेक्ट्स पड़ते हैं हमारी बॉडी पे? तो फ्लेक्सिबिलिटी अगर देखा जाए मेनली किस चीज़ की एक्सरसाइज है, कौन से पार्ट्स की, किस चीज़ पे एक्सरसाइज होती है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है? लिगामेंट्स और टेंडेंट्स पे नहीं, इतना नहीं, मेन, हाँ जी, जॉइंट्स, यस। सो फ्लेक्सिबिलिटी बेसिकली आपके जॉइंट्स के लिए होती है। ठीक है ना, आपके जॉइंट्स को तो आप अपना पुश करते हो, आप क्या इस हड्डी में कोई फ्लेक्सिबिलिटी कर सकते हो? जो हड्डी एक सिंगल हड्डी है उसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं कर सकते ना, जॉइंट्स पे होती है फ्लेक्सिबिलिटी, हमेशा जॉइंट्स के लिए होती है। तो फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब है रेंज ऑफ मोशन, आपका जो रेंज है वो अच्छा करना। तो जब रेंज ऑफ मोशन, ये फ्लेक्सिबिलिटी के लिए ये जो जॉइंट्स होते हैं, इन जॉइंट्स में कहीं ना कहीं लिगामेंट्स भी होते हैं, टेंडेंट्स भी होते हैं, आपके बहुत सारा मसल्स भी इस फ्लेक्सिबिलिटी के लिए यहाँ आसपास होता है। तो जितने भी आपका रेंज ऑफ मोशन अच्छा होता है, जब आपका रेंज ऑफ मोशन अच्छा होगा तो आपका मूवमेंट पैटर्न अच्छा होगा। जिनकी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती ना, उनका मूवमेंट देखो अकड़ा सा मूवमेंट होता है, अकड़े से रहते हैं थोड़े से। जितनी फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी होती है उतना पैटर्न मूवमेंट अच्छा होता है। फ्लेक्सिबिलिटी करने से मसल्स भी स्ट्रेच होते हैं, मसल्स भी स्ट्रेच होते हैं, जिससे कि मसल्स के अंदर भी ज़्यादा अच्छा आप कह लोगे सॉफ्टनेस, टेंडरनेस रहती है, स्टिफ नहीं रहते। मसल स्टिफनेस जो होती है वो इसीलिए होती है। फिर जैसे शोल्डर्स हो गए, आर्म्स हो गए, जितने आप फ्लेक्स करते हो, जितने आप फ्लेक्सिबिलिटी करते हो, आपके जॉइंट्स के अंदर ब्लड फ्लो अच्छा होता है। ब्लड का फ्लो ज़्यादा जाएगा तो आपके जॉइंट्स एक्टिव रहेंगे। जब वहाँ पे ब्लड का फ्लो जाना कम हो जाता है, जब आप फ्लेक्सिबिलिटी नहीं करते, ब्लड का फ्लो कम हो जाता है ना जॉइंट्स में जाना, तो जॉइंट्स जाम होने शुरू होते हैं। कहते हैं जॉइंट्स जाम हो गया। जाम क्यों होता है? तभी होता है जब ब्लड का फ्लो नहीं जाता। कभी किसी ने एक्सपीरियंस किया होगा, किसी के फ्रैक्चर होता है ना, तो उसको 1.5-2 महीने के लिए ना हाथ को ऐसे फिक्स रखते हैं, हाथ को बांध देते हैं या टांग को ऐसे बांध देते हैं। तो ये जॉइंट जब 1.5-2 महीना काम नहीं करता ना, जब आप हाथ खोलते हो उसका, तो एकदम से सीधा नहीं होता, वो पूरा जाम हो चुका होता है। फिर उसको सीधा करने के लिए मसाज बड़ी दिक्कत आती है कई बार। जिनकी तो ब्लड का फ्लो ठीक है, अच्छा है, उनको तो कोई दिक्कत नहीं होगी, जिनका नहीं होता उनको दिक्कत हो जाती है। तो ब्लड का फ्लो अगर आपके जॉइंट्स में कम जाएगा या नहीं जाएगा तो जॉइंट्स जाम हो जाते हैं, जिससे कि जॉइंट की दिक्कतें आती हैं। और अगर जॉइंट्स में दिक्कतें आएंगी तो चलने फिरने, मूवमेंट में दिक्कतें आएंगी। सो फ्लेक्सिबिलिटी अगेन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट
एक्सरसाइजेस जो आपको करनी ही करनी चाहिए, जो हमने आपको वार्म अप में एक्सरसाइज सिखाई थी, फुल हेड टू टो, हेड से लेके टो तक सारी एक्सरसाइज बताई थी, नेक, शोल्डर, आर्म्स, साइड वाइज चेस्ट की, बैक, लोअर लेग्स की, फिर टोस तक करते करते हम टोस तक एक्सरसाइज कर रहे थे। ये होती है डायनामिक स्ट्रेचिंग, डायनामिक मतलब मूवमेंट के साथ, तो ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। और बाद में जो ट्रेनिंग के बाद करते हैं वो होती है कूलिंग डाउन, जहाँ पे हम होल्ड करते हैं, पकड़ा एंड होल्ड, ठीक है, अपने टोस को पकड़ा एंड होल्ड, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो ये सारी एक्सरसाइज प्लस योगा तो योगा के जितने आसन है, ठीक है, जैसे आपका एक ये आसन होता है, ये सारे आसन क्या कर रहे हैं, ये बेसिकली आपकी मूवमेंट, आपके जो जॉइंट्स की मूवमेंट को अच्छा करते हैं। तो ये करने बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं ताकि आपके जॉइंट्स भी अच्छे से काम करते हैं। सो कार्डियोवैस्कुलर ट्रेनिंग, यो वेट ट्रेनिंग, यो फ्लेक्सिबिलिटी ट्रेनिंग, इनका कॉम्बिनेशन हमेशा साथ साथ चलना चाहिए। आपको इनमें से ऐसा नहीं है कि किसी एक को भी निगलेक्ट करोगे तो दिक्कत है ही है। तो इन तीनों को आपको साथ लेके चलना चाहिए। वार्मिंग अप, फ्लेक्सिबिलिटी डेली होनी चाहिए, इट शुड बी डेली पार्ट ऑफ योर वर्कआउट। वार्म अप करो अच्छे से पूरी बॉडी को, ऊपर से नीचे फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइज करो, कूलिंग डाउन के टाइम फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइज करो, ये होना ही चाहिए, ठीक है। वेट ट्रेनिंग, कार्डियो ट्रेनिंग आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। आपको पता है मुझे ज़्यादा वेट ट्रेनिंग पे फोकस करना है तो आप हफ्ते में 4 दिन वेट ट्रेनिंग करो, लेकिन 2 दिन कार्डियो करो। किसी को कार्डियो पे ज़्यादा फोकस करना है तो हफ्ते में 4 दिन कार्डियो कर रहे हो, 2 दिन वेट ट्रेनिंग भी करें, ठीक है। तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रेनिंग्स आप लोग कर सकते हो और ये ट्रेनिंग के इम्पैक्ट हमारी बॉडी पे होते हैं। तो हर एक ट्रेनिंग का एक अपना इंपॉर्टेंस है, तो हमें उसको तरीके से करना चाहिए। क्लियर है? तो ये गाइस छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, इनको रिवाइज करना। ये सारे पॉइंट्स को जब आप 1 बाय 1 रिवाइज करोगे, बुक में देखोगे या उसके नोट्स बनाओ आगे, जैसे अभी हमने पढ़े तो आपको याद रहेगा, उसके नोट्स बना लो हिंदी में, इंग्लिश में, जैसे आपको कंफर्टेबल है। तो जब आप क्लाइंट के साथ बैठते हो, बात करते हो ना, ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। क्यों करना है, इंपॉर्टेंस क्या है। किसी को कोई दिक्कत है, जॉइंट्स में दिक्कत है, कोई दिक्कत है नहीं जी, हम आपको एक्सरसाइज कराएंगे, पहले वार्म अप कराओ अच्छे से, धीरे धीरे जॉइंट्स की सारी दिक्कतें खत्म हो जाएंगी। तो ये सारे पॉइंट्स आपको टिप्स पे होने चाहिए एज अ ट्रेनर कि क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं एक्सरसाइज की। जब आप बेनिफिट्स बताओगे तभी कोई आपसे एक्सरसाइज करना सीखेगा, पसंद करेगा। जब तक बेनिफिट नहीं बताओगे किसी चीज़ के, कोई नहीं लेगा, ठीक है। एज अ पर्सनल ट्रेनर पीटी तभी बिकती हैं जब उसके बेनिफिट्स आपको बताने आने चाहिए। तो ये आपके टिप्स पे होने चाहिए गाइस।